सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी के 12 जून की सभी शिफ्टों का एनालाइज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अभी जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जितने भी आपके एग्जाम हुए, चाहे वो 5 को हो 6 को, 5 से लेकर 12 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो चीज़ बहुत कॉमन था। पहला कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया था वो आपके जो है करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर से। उसके बाद जो है बहुत क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका जो है कंप्यूटर से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आप कह सकते हैं स्टैटिक जीके से जो है आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सारे जो है, इसके बाद आप ले लीजिए साइंस, यहाँ से जो है प्रश्न सब ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि कौन सा देश जनवरी 2025 में आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल हुआ। तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला जो 2025 में है वो कौन सा देश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज इंडोनेशिया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हम इतना ही अगर प्रश्न देखेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। हम ब्रिक्स के बारे में सारी चीजों को जानेंगे कि ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ। उसके बाद जो है इसका एक एक पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स के स्थापना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ था गाइस, ये हुआ था 2006 में इसका स्थापना हुआ था। और कहाँ हुआ था गाइस, रूस में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, इसका पहला सम्मेलन, ठीक है ना। पूछा जाता है, याद रखिएगा कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन रूस में ही हुआ था। लेकिन जो हुआ कब था, तो 2009 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि पहले इसका जब इसका स्थापना हुआ था तब इसका नाम क्या था। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है पहले इसका नाम लिख लीजिए, ठीक है ना। एकदम क्लियरली मैं लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले इसका नाम क्या था, ब्रिक, BRIC, ठीक है ना, सिर्फ यही था। लेकिन जो है यहाँ पे प्रश्न ये बन जाता है कि जब आपका जो है आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद, दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद, ठीक है ना, इसका नाम क्या हो गया था, दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम हो गया था क्या गाइस, ब्रिक्स, BRICK, सॉरी CS, ठीक है ना। इसका नाम ये हो गया था ब्रिक्स, ब्रिक्स, ठीक है। लेकिन अगर अब प्रश्न ये भी बनता है कि जो है अगर आपसे सीधा पूछ दे कि जो ब्रिक्स का नाम जो है पहले ब्रिक था लेकिन ब्रिक्स हुआ वो कब हुआ, तो ये भी याद रखिएगा 2010 में। क्योंकि जो है दक्षिण अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो ये 2010 में शामिल हुआ था। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद जो है इसका नाम क्या हो गया था, ब्रिक्स हो गया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो प्रश्न पूछता है वो प्रश्न ये पूछता है, यहाँ पे आप जो है स्टार लगा के देखिए कि भारत जो है ये कब शामिल हुआ था ब्रिक्स में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत 2006 में ब्रिक्स में शामिल हुआ, ठीक है ना। भारत 2006 में शामिल हुआ, ठीक है, 2006 में शामिल हुआ। इसके बाद जो है आपको याद रखना है कि जो है इसमें जो है टोटल सदस्य देश कौन सा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कुल सदस्य देश 11 है, ठीक है ना। कुल सदस्य देश, कुल सदस्य देश कितना है गाइस, तो यह देखिएगा 11 हो गया। पहले 2024 तक 10 था, लेकिन अब 11 हो गया। और इसमें कौन कौन सा देश शामिल है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है रूस हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो चीन हो गया। चीन के बाद जो है आपका भारत हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्राजील हो गया, ब्राजील, ठीक है। इसके बाद जो है आपको याद रखना और कौन सा हो गया, ईरान हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मिस्र हो गया। टोटल 11 देश शामिल है, ठीक है ना। मिस्र हो गया। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, जो कि ये 2010 में शामिल हुआ था, दक्षिण अफ्रीका। तो ये मैं नाम इसीलिए लिखा रही हूँ क्योंकि जो है प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो ब्रिक्स का सदस्य देश है या नहीं है। तो ये आपको नाम भी याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है इथोपिया, इथियोपिया, ठीक है ना, इथियोपिया। तो इथियोपिया और इंडोनेशिया दोनों अलग-अलग देश हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब, ठीक है।
सऊदी अरब। और जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सऊदी अरब हो गया। इसके बाद जो है आपका यूएई हो गया, संयुक्त अरब अमीरात। और फिर जो है लास्ट आपका कौन सा हो गया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो ये टोटल 11 सदस्य देश हैं, आप गिन भी सकते हैं। रूस एक हुआ, चीन दो हुआ, भारत तीन हुआ, ब्राजील चार हुआ, ईरान पांच हुआ, मिस्र छह हुआ, दक्षिण अफ्रीका सात हुआ, इथोपिया आठ हुआ, सऊदी अरब नौ हुआ, यूएई 10 हुआ और इंडोनेशिया 11 हो गया। अब यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा क्या जाएगा कि इंडोनेशिया जो है, ये आपको ध्यान रखना, ये सबसे नवीनतम सदस्य यानी सबसे नवीनतम शामिल होने वाला सदस्य देश है, ठीक है ना, सबसे नवीनतम सदस्य देश है। उसके बाद जो है आपको एक चीज और याद रखना है कि जो इंडोनेशिया है, इसकी आपको राजधानी याद रखनी है। तो मैं ऊपर लिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो है राजधानी कहाँ है गाइस, राजधानी। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता, ठीक है। ये इंडोनेशिया की राजधानी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको मैं टोटल चीज बता दी हूँ, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मुख्य मार्ग कौन सा है। तो श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो मुख्य मार्ग है वो है आपका जम्मू और लेह, पहलगाम और बालटाल, या फिर गुलमर्ग और सोनमर्ग, कालगिर और पुलवामा। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहलगाम और बालटाल। अब यहाँ पर जो है हम इसके बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहला हम पहलगाम के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम बालटाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है अगर मैं बात करूँ कि पहलगाम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है सबसे लंबा मार्ग है, ठीक है ना, सबसे सबसे लंबा मार्ग है। और जो आपका बालटाल है ये छोटा मार्ग है, छोटा छोटा लेकिन कठिन मार्ग है, कठिन मार्ग है, ठीक है, कठिन मार्ग है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगला आपको क्या याद रखना है, अगला आपको याद रखना है कि जो पहलगाम है गाइस, याद रखिएगा ये जो है कुल इसकी दूरी कितनी है। तो कुल दूरी अगर मैं बात करूँ, कुल दूरी, तो इसकी जो कुल दूरी है वो कितनी है, इसकी कुल दूरी है ये 36 से 48 किलोमीटर इसकी कुल दूरी है। इसकी कुल दूरी कितनी है, 36 से लेकर के 48 किलोमीटर, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि इसकी कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी, तो इसकी जो कुल दूरी है गाइज वो है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो पहलगाम मार्ग है ये कहाँ से शुरू होता है, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये अनंतनाग जिले से शुरू होता है, ठीक है ना। कौन से जिले से शुरू होता है, अनंतनाग जिले से, अनंतनाग जिले से शुरू होता है। और जो वहीं अगर जो है ये आपका जो है ये कौन सा है, ये हो गया आपका बालघाट। तो ये कहाँ से शुरू होता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है ये आपका गांदरबल जिले से शुरू होता है, ठीक है ना, गांदरबल जिले से, गांदरबल जिले से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ पे जो भी प्रश्न मैं लिखाई हूँ बन सकता है, इसलिए ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। गांधरबल जिले से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि पिछले शिफ्ट में जो प्रश्न आपसे पूछा गया है या फिर जो है पीछे का कोई भी देख लीजिए 5 जून को जो प्रश्न सब पूछे गए हैं वही आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसी के इर्द गिर्द रहेगा, आपको आगे चल के देखने को मिलेगा, लेकिन सेम प्रश्न नहीं पूछे जाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है। तो गाइस सबसे अधिक टाइगर रिजर्व जो है ये आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश, इन चारों राज्य में सबसे ज्यादा किसमें है, तो मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है मध्य प्रदेश को जो है सबसे अधिक टाइगर वाला राज्य भी बोला जाता है, ठीक है ना। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मध्य प्रदेश में कुल 8 टाइगर रिजर्व है, 8 टाइगर
रिजर्व है। अब यहाँ पे जो मैं लिखा देती हूँ कि कौन-कौन सा टाइगर रिजर्व है ताकि इससे प्रश्न पूछा जाए। तो अधिकतर जो है टाइगर रिजर्व हो या पक्षी अभयारण्य हो, उसके राज्य के बारे में ही पूछा जाता है कि कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो कुल 8 टाइगर रिजर्व है, तो कौन-कौन से टाइगर रिजर्व है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन-सा है? कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में आप नोट कर लीजिएगा कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो है, ये आपको नोट करना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ये हो गया आपका कान्हा टाइगर रिजर्व। इसके बाद जो है प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, तो मैंने लिखा दिया, ठीक है ना? इसके बाद अगर मैं बात करूँ पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ है? ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। दूसरा हो गया आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तीसरा आपका कौन सा हो गया? तीसरा हो गया आपका बांधवगढ़। बांधव बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगला आपका कौन सा हो गया? अगला हो गया आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और आपका कौन सा हो गया? और आपका हो गया गाइस, याद रखिएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया? कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा और टोटल आपका 5 हो गया। बाकी इधर मैं लिखा देती हूँ, 3 आपका बच गया। 3 आपका कौन सा बच गया गाइस? तो याद रखिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ है? तो ये भी आपका जो है पेंच टाइगर रिजर्व, ये भी जो है आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया गाइस? तो और जो हो गया ये आपका हो गया राता पानी, ठीक है ना? राता पानी टाइगर रिजर्व। राता पानी राता पानी टाइगर रिजर्व, ठीक है। और जो है लास्टली अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया? संजय धोबरी टाइगर रिजर्व। संजय धोबरी संजय धोबरी टाइगर रिजर्व। तो ये टोटल 8 टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में, अगर कोई भी इसमें से पूछे कि कौन से राज्य में स्थित है, सीधा आपको मध्य प्रदेश पे टिक कर देना, ठीक है ना? इसके अलावा जो है आपको ये भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में ही जो है गाइस, याद रखिएगा, सबसे अधिक वन क्षेत्र है, ठीक है ना? सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है गाइस? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, वन क्षेत्र वाला राज्य, ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि संस्कृत नाटक नागानंद, जिसमें विद्याधर राजा जीमूत वाहन के आत्म बलिदान को दर्शाया गया है, किस सम्राट को समर्पित था? तो गाइस हर्षवर्धन को समर्पित था, ठीक है ना? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबने इनकी पुस्तक के बारे में या इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा होगा, जो कि इनकी कौन कौन सी रचना थी। तो पहला आपको पता होगा नागानंद, ठीक है, नागानंद था। दूसरा इनकी रचना कौन था गाइस? याद रखिएगा, रत्नावली। रत्नावली। और जो है तीसरी इसकी रचना कौन सी थी? तीसरी इसकी रचना थी गाइस प्रियदर्शिका। ठीक है। अब बहुत लोग जो पढ़े होंगे वो नागानंद जो है हर्षवर्धन का है, प्रियदर्शी का हर्षवर्धन का है। तो यहाँ पे कितना घुमा कर ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न को ध्यान से अगर देखें तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो संस्कृत नाटक जो है नागानंद, अब इतना लोग इतना सिर्फ इसमें यही यहाँ पे जो है इतना लोग एग्जाम में उतना फोकस कर नहीं पाता है। बाकी आप आगे देखिए तो कितना इसमें कंफ्यूजन है गाइस। यहाँ पे आप देखिए जिसमें क्या कहा गया कि जिसमें विद्याधर राजा जीमूत वाहन के आत्म बलिदान को दर्शाया गया।
ठीक है ना? तो इसमें जो है आपको ये भी याद रखना होगा कि जो किनकी पुस्तक कौन-सी है और उस पुस्तक में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो किसी को दर्शाया गया हो या किसी के बारे में हो, तो वो फिर इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है जैसे अगर नागानंद की बात करूँ, ये इनकी ही रचना, इन्होंने ही क्या इसमें क्या दर्शाया गया कि जो यह जो है जीमूतवाहन जो राजा है, इनके आत्म बलिदान की कहानी को दर्शाया गया नागानंद में, ठीक है ना? ये तो आपके प्रश्न में ही बोला गया। लेकिन अगर वहीं रत्नावली की बात करूँ, तो इसमें क्या किया गया, इसमें राजा उदयन और जो है राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कथा को दर्शाया गया। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना? कहीं अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि जो है कौन सी रचना है जिसमें राजा उदयन और राजकुमारी की रत्नावली के प्रेम कहानी को दर्शाया गया, तो ये जो है आपके रत्नावली पुस्तक में है, जिनकी रचना किसने की थी, हर्षवर्धन ने। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए उदयन राजा उदयन और राजकुमारी रत्नावली, ठीक है ना? रत्नावली प्रेम को दर्शाया गया, ठीक है ना? प्रेम को दर्शाया गया इस पुस्तक में, ठीक है? और जो है अगर मैं प्रियदर्शिका की बात करूँ, तो प्रियदर्शिका में क्या है, तो प्रियदर्शिका में जो है, इसमें राजा जो है वत्सराज उदयन और प्रियदर्शिका के प्रेम को दर्शाया गया, ठीक है ना? तो इसमें आपको याद रखना है राजा वत्सराज और प्रियदर्शिका प्रियदर्शिका के प्रेम को दिखाया गया, ठीक है ना? प्रेम को दर्शाया गया है। तो ये इनकी जो है दोनों पुस्तक, तीनों पुस्तक के बारे में बता दी हूँ कि किसमें क्या कहा गया। नागानंद के बारे में आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि जिसमें विद्याधर राजा जीमूतवाहन के आत्म बलिदान को दर्शाया गया, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो है हर्षवर्धन से कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इनके हर्षवर्धन के समय जो है राजधानी कहाँ थी, ये आपको याद रखना है। तो हर्षवर्धन के समय जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, ठीक है ना? हर्षवर्धन के समय राजधानी कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, हर्षवर्धन के समय राजधानी कन्नौज थी। उसके बाद जो है आपको याद रखना है हर्षवर्धन का शासनकाल। शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो है शासनकाल याद रखिएगा। तो हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक, ठीक है ना? 606 से लेकर के 647 तक, ठीक है? इसके बाद जो है अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इनके दरबार में जो है एक चीनी यात्री जो है हेन सांग जो है आए थे, ठीक है ना, इनके दरबार में। तो कौन सा है, तो याद रखिएगा चीनी यात्री हेनसांग, ठीक है? हेनसांग दरबार में आए थे, इन्हीं के काल में दरबार में आए थे। तो यहाँ पे जो है पूछा जाता है, ठीक है ना? तो ये भी याद रखिएगा। तो इनसे रिलेटेड इतना प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि मई 1857 में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बिहार में, दिल्ली में, फैजाबाद में या अवध में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध में। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है कि बेगम हजरत महल के साथ जो है विद्रोह हुआ था, तो उसमें जो है इनका साथ किसने दिया था इस विद्रोह में 1857 में? तो बेगम हजरत महल का जो साथ दिया था, तो ये साथ किसने दिया था, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, इस विद्रोह में जो साथ दिया था वो बीरजीस कद्र ने, ठीक है ना? बीरजीस बीरजीस कद्र ने जो है इसका साथ दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। बेगम हजरत महल के जो साथ में विद्रोह में साथ दिया था, ठीक है? इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ बिहार से जो है कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 का, तो कुंवर सिंह जो है ये बिहार से नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है? दिल्ली से कौन कर रहे थे गैस, तो दिल्ली से जो कर रहे थे वो बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे। बहादुर शाह बहादुर शाह जफर, ठीक है? इसके बाद अगर बात करूँ फैजाबाद में कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो फैजाबाद में जो है ये आपको ध्यान रखना है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है ना? मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है? अहमदुल्ला शाह,
ये जो है फैजाबाद में नेतृत्व कर रहे थे। अब जैसे कि ऐसे ही मैं अगर कुछ और नाम लूँ जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे नाना साहब के बारे में आपसे पूछ सकता है कि नाना साहब जो है ये कहाँ का विद्रोह नेतृत्व कर रहे थे, कहाँ से? तो नाना साहब जो कर रहे थे ये कानपुर से, ठीक है ना। कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा था? कानपुर में जो है नाना साहब कर रहे थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रानी लक्ष्मीबाई आप सभी को पता ही होगा। रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी से कर रही थी, ठीक है। झांसी से झांसी में ये नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। तो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अब हम 1857 की क्रांति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद क्या रखना है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति की जो है शुरुआत कब हुई थी, ठीक है ना। तो गाइज 1857 के क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपका 10 मई 1857 को हुआ था, ठीक है ना। इसका शुरुआत कब हुआ था गाइज? तो यहाँ पे आप लिखिए 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था, ठीक है। मेरठ में हुआ था इसकी शुरुआत। और वहीं अगर बात करें कि इसका जो है अंत कब हुआ था, तो 1857 की क्रांति का अंत कब हुआ था, डेट याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 8 जुलाई 1859 को, ठीक है ना। इसका कब हुआ था तो याद रखिएगा 8 जुलाई 1859 को जो है इसका अंत हो गया था, ठीक है ना, औपचारिक तरीके से। इसका टोटल इसमें कितना महीना लगा था? 14 महीना लग गया था, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपको याद रखना है कि इसका जो है इस विद्रोह का 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा इसके जो हम बात करेंगे प्रतीक के बारे में। प्रतीक, तो इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, ठीक है ना। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, ठीक है। अब अगर 1857 की क्रांति के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो है 1857 की क्रांति याद रखिएगा ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है ना। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। इसके बाद आपको याद रख एक और पूछा जाता है कि बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है खान बहादुर खान, ठीक है ना। ये मैं भूल गई थी, इसे आप याद रखिएगा, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान जो नेतृत्व कर रहे थे ये कहाँ से कर रहे थे गाइस? तो ये बरेली में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बरेली से खान बहादुर खान। तो ये तीन नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी 1857 की क्रांति से जो प्रश्न पूछा जाता है ये तो मैं बता ही दी हूँ। अगर आपसे तत्कालिक कारण पूछे कि इसका तत्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का, तो चर्बी वाले कारतूस जो है इसका तत्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्विच करने के लिए अल्ट प्लस टैब का या फिर कंट्रोल प्लस टैब का, विंडोज प्लस टैब का या कंट्रोल प्लस एंड का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है जो विंडोज 10 में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच जो है स्विच करने के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग कब किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है यानी कि ब्राउजर में अगर आपको टैब बदलना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है लिखना है आपको ब्राउजर ब्राउजर के नहीं सॉरी ब्राउजर में टैब बदलने के लिए जो है ये किसका उपयोग किया जाता है? टैब बदलने के लिए जो है ये किया जाता है कंट्रोल प्लस टैब का। वहीं अगर बात करें विंडोज प्लस टैब का जो है विंडो प्लस टैब का किया जाता है टास्क, इससे जो है टास्क व्यू खुलता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे जो है ये आपको ध्यान रखना है इससे टास्क व्यू खुलता है,
ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ जो लास्ट आपका है कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड से जो है ये इससे क्या होता है, कोई भी अगर जो है डॉक्यूमेंट है, इस आप जो है बहुत नीचे आ गए आप, लेकिन आपको फर्स्ट पॉइंट पे जाना है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो यहाँ जो है सीधे आप अंत में जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, फर्स्ट में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, और एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंत में जाना है, अंत में जाने के लिए, अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का उपयोग करते हैं, और यहाँ पे जो है एक और लिख लीजिएगा कंट्रोल प्लस होम। तो कंट्रोल प्लस होम में जो है किसका उपयोग करता है, डॉक्यूमेंट के जो है शुरू में जाने के लिए, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट के शुरू में जाना है, शुरू में जाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस जो है ये होम का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो है आपको एक और याद रखना है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस एल। तो कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है गाइस, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस एल से जो होता है वो एड्रेस बार को, एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए जो है, एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, हाईलाइट, हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक होता है कंट्रोल प्लस एक होता है, और एक जो होता है ये आपका होता है विंडो, ठीक है ना, विंडोज प्लस एल होता है। अब इस दोनों में अंतर क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एल से जो होगा वो आपका एड्रेस बार हाईलाइट होगा, और कंट्रोल प्लस एल से क्या हो जाएगा, कंप्यूटर लॉक होता है। इससे क्या होता है गाइस, याद रखिएगा, इससे होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर लॉक होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो जाना जाता है वो एपीजे अब्दुल कलाम को, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया या फिर मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो एक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। भारत के पहले, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री थे। और इस पद पर वो कब से कब तक थे, तो याद रखिएगा इस पद पे 1947 से लेकर जो है 1947 से 1958 तक इस पद पर थे। ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कि कौन सी पुस्तक है गाइस, तो याद रखिएगा विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ, विंग्स ऑफ फायर जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इनके सम्मान में जो है, इनके सम्मान में 11 नवंबर, ठीक है ना, याद रखिएगा कब, 11 नवंबर, 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम को जो है कुछ पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। तो कौन कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है ये हम देखेंगे। तो इन्हें जो मिला हुआ है पद्म भूषण, ठीक है ना, इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिलेगा इससे याद रखिएगा, इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है, भारत रत्न। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हें और कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये आपको याद रखिएगा इन्हें पद्म भूषण कब मिला है, 1981 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। भारत रत्न इन्हें मिला है 1997 में, ठीक है। और जो है पद्म भूषण विभूषण इन्हें कब मिला है, विभूषण इन्हें 1990 में मिला है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया था वो 1959 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि 1959 में जो है ये कौन से राज्य में हुआ था? तो सबसे पहले जो है पहली बार पंचायती राज जो हुआ था ये राजस्थान में लागू हुआ था, ठीक है ना। राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। उसके बाद जो है आपको याद क्या रखना है पंचायती राज व्यवस्था से, कि इसमें जो है टोटल कितने विषय हैं इस पंचायती में? तो याद रखिएगा इसमें जो है टोटल 29 विषय हैं। 29 विषय हैं पंचायती प्रणाली में, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। तो इसके तहत जो है पंचायती राज्य को जो है संवैधानिक दर्जा मिला था, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है संशोधन सही कर लीजिएगा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को जोड़ा गया था, ठीक है। पंचायती राज को जोड़ा गया था। तो ये जो हो गया ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो है जब जोड़ा गया था तो ये कौन से आर्टिकल को में जोड़ा गया था? तो आर्टिकल जो है ये आपको ध्यान रखना है 243 से लेकर के जो है 243 से ए से लेकर के तक को जो है ए से लेकर के तक को जोड़ा गया था आर्टिकल, ठीक है ना। जोड़ा गया। और इसमें जो है आपका कौन सा पंचायती राज है? त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। त्रिस्तरीय प्रणाली है। पंचायती राज कैसी प्रणाली है? त्रिस्तरीय प्रणाली है। त्रिस्तरीय प्रणाली में जो है कौन-कौन सा आपका आ जाएगा? तो त्रिस्तरीय प्रणाली में आपका आ जाएगा ग्राम पंचायत, समिति और परिषद। तो यहाँ पे जो है मैं सीधा लिख देती हूँ, ठीक है ना। पहला आपका आ जाएगा पंचायत, उसके बाद जो है दूसरा आपका आ जाएगा समिति और तीसरा जो आ जाएगा ये आपका परिषद। त्रिस्तरीय प्रणाली है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कौन सी समिति की सिफारिश पर जो है इसे जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज को जोड़ा गया? तो ये आपको ध्यान रखना है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो ये जो हो गया ये आपको ध्यान रखना है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, सिफारिश पर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है राजस्थान ने पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था। दूसरा राज्य कौन सा था ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है। ऊपर मैं लिख देती हूँ दूसरा राज्य जो था ये आपका कौन सा था? दूसरा राज्य जो था ये आपका आंध्र प्रदेश था। यहाँ पे जो है राजस्थान के नागौर जिले के बगल में आप देखेंगे तो दूसरा राज्य आपका कौन सा था? आंध्र प्रदेश। एपी लिख देती हूँ, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय रेलवे में ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से लागू हुआ होगा। तो वो जो है कब से लागू होगा ये आपको बताना है। तो ये लागू होगा गाइस, ये होगा आपका जो है 15 जुलाई 2025 से ये लागू हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है बहुत पहले का करेंट अफेयर, ऐसा नहीं मैंने ये है ये बहुत पहले ये अनाउंस हो चुका है। तो भारतीय रेलवे में जो है ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए जो आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण है, ये जो है याद रखिएगा फर्जी बुकिंग को रोकने के लिए जो है ये लाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एनएचएआई की पहली रोड सेक्टर के लिए एसेट मोनेटाइजेशन रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? परिचालन राजमार्ग संपत्तियों से मूल्य निकालना और पीपीपी को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन बी आपसे बोला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विस्तार करना, या ऑप्शन सी राजमार्गों पर टोल दरें बढ़ाना, या ऑप्शन डी सभी सरकारी राजमार्गों का निजीकरण करना। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एनएचएआई जो है ये है परिचालन राजमार्ग संपत्तियों से जो है मूल्य निकालना और पीपीपी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे एनएचएआई का गठन। इसका गठन कब हुआ है? तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ
1988 में, ठीक है ना, 1988, 1988 में गठन हुआ है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जो है ये नियंत्रण में आता है, ठीक है ना। तो किसके नियंत्रण में आता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन लेवल से भी पूरा देखेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, सबको नोट करना। देख रहे आप, ये इससे भी आप नोटिस कर सकते हैं कि आपसे जो है किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण किया गया गाइस, वो 1984 में इसका निर्धारण किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर मैं बात करूँ, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, इसके बारे में आपको याद क्या रखना है कि इसका जो निर्धारण किया गया था, ये निर्धारण कहाँ किया गया था गाइस, तो वाशिंगटन डीसी में जो है आयोजित हुआ था। एक अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन था, ठीक है ना, उसी में जो है इसका निर्धारण किया गया था। तो यहाँ पे जो है ये तो लिखना बनता ही है। निर्धारण की अगर मैं बात करूँ तो 1800 जो है 84 में इसका निर्धारण हुआ, ठीक है ना, 1884 में वाशिंगटन डीसी, वाशिंग वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना, वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था। आयोजित, वाशिंगटन डीसी में आयोजित क्या हुआ, कौन सा सम्मेलन हुआ था, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन, ठीक है ना, मेरिडियन मेरिडियन सम्मेलन में इसका निर्धारण हुआ था, ठीक है ना। सम्मेलन में जो है इसका निर्धारण किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये कितने डिग्री देशांतर पे स्थित है, तो याद रखिएगा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है ना, 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में मिशन स्वच्छ लॉन्च किया है। तो मिशन स्वच्छ लॉन्च किया है कौन सा भारतीय राज्य ने, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा किसने जीता है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने, ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने ही जीता है। इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो है ये कहाँ के खिलाड़ी है, तो याद रखिएगा जैनिक सिनर जो है ये इटली के खिलाड़ी है, ठीक है ना, इटली के हैं, ठीक है। और याद रखिएगा इन्होंने जो है 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा ग्रैंड 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद क्या रखना है, 2025 में तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का एकल खिताब जीता ही है, लेकिन 2024 की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ध्यान रखना है, 2024 में इन्होंने जो है यूएसए ओपन खिताब जीता है, ठीक है ना, यूएसए ओपन खिताब जीता है। कब, 2024 में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक चीज और है जो मैं बता देती हूँ, 2025 का जो फ्रेंच ओपन फाइनलिस्ट जो था उसमें जो है इन्होंने भी जो है रन अप बना था, लेकिन जो है हुआ क्या था कि जो है इसको जो है इनका नाम क्या है, कार्लेस अल्कराज ने जो है हरा दिए थे, ठीक है ना, तो ये रनर अप बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 2025 से 26 के लिए आईएमएफ के अनुसार कितनी है। तो जो है आईएमएफ के अनुसार 2025 के 26 का जीडीपी है वो है 6.5। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आईएमएफ की बात करूं तो आईएमएफ में जो है याद रखिएगा कितने सदस्य देश हैं, तो याद रखिएगा 2025 तक की अगर मैं बात करूं तो 190 सदस्य देश हैं,
सदस्य देश हैं, ठीक है ना, आईएमएफ में। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि आईएमएफ का जो है गठन कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस, याद रखिएगा। तो इसका स्थापना हुआ था 1944 में इसका स्थापना हुआ था। लेकिन ये जो है अस्तित्व में कब आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये अस्तित्व में कब आया था, तो अस्तित्व में 1945 में आया था, ठीक है ना। अस्तित्व में 1945 में आया था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है ना। आईएमएफ की अगर मैं बात करूँ तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य, तो गठन, अस्तित्व और मुख्य उद्देश्य। तो गाइज इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है ना। वैश्विक वैश्विक मौद्रिक सहयोग को, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में 100% इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन लागू किया है। तो सबसे ज्यादा जो है 100% जो है इलेक्ट्रिकल सार्वजनिक परिवहन लागू किया है वो किसने किया, महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने, गोवा ने या फिर केरल ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र ने लागू किया है। महाराष्ट्र ने जो है ये क्या किया है कि जितने भी सार्वजनिक बस हैं या फिर जो टैक्सी हैं ये सबको जो है इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का जो है ये किया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जो है आपको चीजें समझ आई हैं, आपके लिए हेल्पफुल था, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।